स्टूडेंट, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। अब तक आप लोगों ने 150 एमसीक्यू देख चुके हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस में जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूं मैं। और सारे वीडियोस जो अब तक आप लोगों ने देख चुके हैं, उनमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं जो कि अब तक कंपटीशन एग्ज़ाम्स में लेकर के, जैसे भेल सेल और भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें ये क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। तो आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप वीडियो को देखते रहिए। आज के इस वीडियो में हम 151 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे, जो कि 151 क्वेश्चन दिया हुआ है। फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को कहते हैं फिटिंग पार्ट्स। स्टूडेंट, जब भी कोई फिटिंग पार्ट बनाना होता है, जैसे कोई इस तरह से यदि फिटिंग पार्ट जिसमें कि एक पार्ट मेल होता है और दूसरा पार्ट फीमेल होता है, तो इन पार्ट्स की बात की जा रही है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है, लिमिट फिट टॉलरेंस लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है: ए हाई लिमिट, बी टॉलरेंस, सी अलाउंस और डी लिमिट। अब यहाँ पर हाई लिमिट को हम डिफाइन करते हैं कि हाई लिमिट क्या होती है। किसी भी जॉब की अधिकतम सीमा क्या कहलाएगी? हाई लिमिट। टॉलरेंस क्या कहलाता है? अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर, टॉलरेंस, जिसे हम सहिष्णुता के नाम से जानते हैं। और अलाउंस जो होता है वह होता है कि किसी भी पार्ट्स को बनाने के लिए जानबूझकर रखा जाने वाला अंतर, अलाउंस, जिसे हिंदी में हम छूट भी कहते हैं। और लिमिट क्या होता है? पार्ट की अधिकतम या न्यूनतम जो सीमा तय की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? लिमिट कहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, जिसे हम अलाउंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। स्प्लेश लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है। स्प्लेश लुब्रिकेशन, जब किसी भी मशीनिंग पार्टों में ऑयलिंग करना हो, ग्रीसिंग करना हो, तो इसी को हम लुब्रिकेशन कहते हैं। लुब्रिकेशन को हिंदी में स्नेहक कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्प्लैश लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है। स्प्लैश, स्प्लैश का मीनिंग होता है छिड़काव करना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है: रिंग लुब्रिकेशन, बी ग्रीस गन लुब्रिकेशन, सी वीक फीड लुब्रिकेशन और डी पंप लुब्रिकेशन। तो यहाँ पर जो स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है वो रिंग लुब्रिकेशन के माध्यम से किया जाता है। रिंग लुब्रिकेशन क्या होता है? एक टब होता है, उस टब में लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है उसमें भर दिया जाता है और एक रिंग होता है, ये इस तरह से रिंग बना होता है वहाँ पर। तो ये जैसे जैसे रिंग मूवमेंट करते जाता है, वैसे वैसे ऊपर के जितने भी पार्ट होते हैं उसको यह क्या करता है? स्प्लेश, यानी कि छिड़काव करने का काम करता है। तो स्प्लेश लुब्रिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होगा? रिंग लुब्रिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर। सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है। यहाँ पर नंबर साइज की बात हो रही है, तो ड्रिल के लिए पूछा जा रहा है, जो कि नंबर साइज ड्रिल कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 to 80, यानी कि 1 से लेकर के 80 तक होता है नंबर ड्रिल। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 80 नंबर का होता है। और सबसे बड़ा साइज ड्रिल होगा 1 नंबर का। तो यहाँ पर 1 नंबर का साइज, 80 नंबर के ड्रिल का साइज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ ए 0.75 मिलीमीटर, बी 0.50 मिलीमीटर, सी 0.343 मिलीमीटर और डी है ऑप्शन
0.20 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 0.343 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन अधिकतम पूछा गया है, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल होता है, सबसे बड़ा। अब लेटर साइज जो ड्रिल होता है वो होता है ए से लेकर के जेड तक, ए से जेड तक। अब इसमें ए नंबर का जो ड्रिल होगा वह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। हमने एक नंबर का जो ड्रिल देखे थे अभी, वो क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पर ए नंबर का जो साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जेड नंबर का जो ड्रिल होगा, जेड नंबर का सबसे बड़ा होगा, और ए साइज वाला जो ड्रिल होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल होता है, यानी कि जेड का साइज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 5.944 मिलीमीटर, 6.08 मिलीमीटर, 9.52 मिलीमीटर, और डी दिया है 10.49 मिलीमीटर। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल रट लीजिए, ये क्वेश्चंस आना ही आना है परीक्षा में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 10.49 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रिल से ही रिलेटेड है। एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर दिया है पिलर ड्रिलिंग मशीन, बी बेंच ड्रिलिंग मशीन, सी रेचेट ड्रिलिंग मशीन, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जो कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेचेट ड्रिलिंग मशीन। क्या होगा? रेचेट ड्रिलिंग मशीन। इस क्वेश्चन को कभी इस तरह से भी देता है कि जहाँ दूर दराज के इलाकों में जहाँ बिजली नहीं होती है वहाँ किस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपका आंसर होगा रेचेट ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर, जो कि गेज से लिया गया है। टेलीस्कोपिक गेज, जिसे हम दूरदर्शी गेज के भी नाम से जानते हैं, किस रेंज में सुराखों को मापने के लिए किया जाता है? स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग नोट करते चलिए। और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ए दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 7.9 से 101.6 मिलीमीटर, बी दिया है 10 से 225 मिलीमीटर, सी दिया है 12.7 से 152.4 मिलीमीटर, और डी दिया है 25 से 200 मिलीमीटर। अब यहाँ पर ए बी सी डी ये तीनों ऑप्शन को छोड़ करके हमारा जो आंसर होगा वह होगा 12.7 से 152.4 मिलीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल होल गेज, स्मॉल होल गेज, स्मॉल होल गेज की जो रेंज होती है वह कहाँ से कहाँ तक होती है? तो स्मॉल होल गेज की जो रेंज होती है वह होती है 3.2 मिलीमीटर से 12.7 मिलीमीटर, 12.7 मिलीमीटर। अब जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, टेलीस्कोपिक का मीनिंग होता है बहुत दूर की चीज़ों को देखने वाला। तो बहुत दूर की चीज़ों का मतलब ये होगा कि इसकी रेंज जो होगी ये ज़्यादा होगी। और स्मॉल होल गेज यानी कि स्मॉल छोटे छिद्र को जांचने के लिए, तो उसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 3.2 मिलीमीटर से 12.7 मिलीमीटर तक। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 157। मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है। मशीन की ओवरहॉलिंग, सबसे पहले ओवरहॉलिंग समझ लेते हैं। ओवरहॉलिंग क्या होता है? जब आप किसी भी मशीनिंग पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं,
इस्तेमाल करते करते क्या होता है, उसका लुब्रिकेशन या उसमें फ्रिक्शन होने की वजह से कई पार्ट्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, ख़राब होने की कंडीशन में रहते हैं। तो ओवरहॉलिंग करने से हमें ये पता चलता है कि कौन सा पार्ट कितना घिस चुका है या किस पार्ट में कौन सी प्रॉब्लम है, इसीलिए हम ओवरहॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है मशीन के प्रत्येक पार्ट को तेल देना, बी दिया है मशीन के किसी खराब पार्ट को बदलना, सी मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ करके तेल देने के बाद दोबारा फिट करना, और डी दिया है मशीन को साफ करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो आंसर मिल रहा है वो आंसर सी होगा, जो कि मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ किया जाता है। किसमें? ओवरहॉलिंग में। किसमें किया जाता है? ओवरहॉलिंग में। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रू जैक पर चूड़ियाँ कटी होती है। स्क्रू जैक पर चूड़ियाँ कटी होती है। अभी स्क्रू जैक क्या होता है, आपने आसपास देखा होगा कि जो भारी मशीनिंग पार्ट होते हैं उनको उठाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रू जैक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि स्क्रू जैक जब मूवमेंट करता है तो मूवमेंट कैसे करता है? चूड़ियों के माध्यम से। तो इसमें चूड़ियाँ कौन सी कटी होंगी? ए दिया है एक में, बी दिया है स्क्वायर थ्रेड दिया हुआ है, सी दिया है बटरेस, और डी BSW। तो याद रखिएगा, जितने भी भारी कार्यों के लिए या भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने के लिए हम जिस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उन इंस्ट्रूमेंट में जो चूड़ी बनी होती है वो हमेशा कौन सी चूड़ी होंगी? स्क्वायर चूड़ी होंगी, ठीक है। और स्क्वायर चूड़ी, और एक जो इक्विपमेंट होता है जो कि पेंच वाइज का स्पिंडल, उसमें भी कौन सी चूड़ी बनी होती है? स्क्वायर चूड़ी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापा जाता है। मेटिंग पार्ट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर होल है, ये इस तरह से होल बना हुआ है। अब इसके अंदर यदि कोई पिस्टन वाला जो भाग है, ठीक है, इसके बीच का जो क्लियरेंस चेक करने के लिए मेटिंग पार्ट यानी कि दो मिलने वाले पार्ट यानी कि आपस का गैप चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है डायल गेज द्वारा, बी गो गेज द्वारा, सी फीलर गेज द्वारा, और डी कैलिपर गेज द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फीलर गेज द्वारा। फीलर गेज को किन किन नामों से जाना जाता है? फीलर गेज को क्लियरेंस गेज के भी नाम से जाना जाता है, क्लियरेंस गेज एंड गेप गेज, इसका सेकंड नाम होता है गेप गेज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फीलर गेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डाई नट। डाई नट कुछ नहीं है बल्कि, अब यहाँ पर डाई नट किस प्रकार का टूल है? तो सबसे पहले हम एक नट का सिंबल बना लेते हैं। यहाँ पर जो नट दिया हुआ है इस तरह से एक नट हो गया, ये इस तरह से हमने नट को ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डाई नट। अब ये डाई नट क्या होता है? एक प्रकार की चूड़ी को ठीक करने वाला टूल होता है। इस तरह से यहाँ पर चूड़ियाँ बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है डाई द्वारा फोर्जिंग किया हुआ एक नट है, नट के आकार की डाई है, नट के आकार की डाई है, और डाई स्टॉक पर लगा हुआ नट है। नट में चूड़ियाँ काटने वाली नट में चूड़ियाँ काट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा नट के आकार की डाई है। क्या हो जाएगा? नट के आकार की एक प्रकार की डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 161,
पहले बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को कहते हैं। मान लो यहाँ पर एक सुराख बना हुआ है, अब इसे हमें क्या करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। कौन से टूल का, काउंटर बोर। और काउंटर बोर से की जाने वाली प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 162। एक हार्डनिंग विधि में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का नाम है ए साइनाइडिंग, बी नाइट्राइडिंग, सी कार्बोराइजिंग और डी एमोनाइजिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है एक हार्डनिंग विधि। अब वो हार्डनिंग विधि क्या होगी, क्योंकि यह क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको वह हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है, मगर क्वेश्चन को यदि हम सही तरीके से अगर हम पढ़ें कि हीट ट्रीटमेंट की वह विधि का नाम बताए जिसमें स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, स्टील पर अमोनिया गैस का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, साइनाइडिंग दिया है, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग और एमोनाइजिंग। तो यहाँ पर जो नाइट्राइडिंग जो आपको दिख रहा है वह हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि नाइट्राइडिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अमोनिया गैस को, और अमोनिया गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3। अमोनिया को NH3 से शो करते हैं, तो राइट आंसर होगा नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 163। ट्राइपॉड की टांगों को नीचे से खाली स्थान के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है। ट्राइपॉड, सबसे पहले ट्राइपॉड की हम बात करें, ट्राइपॉड एक्चुअल होता क्या है, ये तीन टांगों वाला, ये तीन टांगों वाला क्या होता है, एक प्रकार के भार को उठाने के लिए, ठीक है। तीन टांगों वाली जो आकृति होगी उसे हम ट्राइपॉड कहते हैं। और ट्राइपॉड का इस्तेमाल होता है लिफ्टिंग अप्लायंसेस में, जैसे किसी मशीन को उठाना है कुछ ऊपर तक, ठीक है, तो वहाँ पर हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ट्राइपॉड की बात हो रही है तो कि खाली स्थान के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है टांगों को नीचे से, यानी कि टांगों को नीचे से किसके द्वारा लॉक किया जाता है। ए दिया है फाउंडेशन बोल्ट, बी दिया है वायर रोप्स और सी रिटेनिंग रोप्स चेन्स एंड डी दिया है क्लैंप्स। तो यहाँ पर जो रिटेनिंग चैन की जो बात हो रही है वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 164। साइन बार की धातु होती है। साइन बार हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं, मगर उसकी धातु के बारे में नहीं पूछा गया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है कि साइन बार की धातु होती है, तो निकेल स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी हाई स्पीड स्टील, डी स्टेबिलाइज्ड क्रोमियम स्टील। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेबिलाइज्ड क्रोमियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। लेपिंग प्लेट पर खाली स्थान के लिए ग्रूव्स बनाए जाते हैं। लेपिंग प्लेट, यह सरफेस फिनिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। लैपिंग जो क्रिया होती है वो उच्च परिशुद्धता, जो आपकी उच्च परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए लेपिंग प्रक्रिया की जाती है। तो वहाँ पर जो ग्रूव बनाया जाता है, इस तरह से एक प्लेट होती है, इस तरह से यहाँ पर एक प्लेट होती है, तो ये जो ग्रूव बने होते हैं यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल जो ग्रूव बने होते हैं लेपिंग प्लेट के ऊपर, तो वही पूछा जा रहा है कि ग्रूव क्यों बनाए जाते हैं। ये दिया है लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए, और बी ऑप्शन इसका दिया है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है कटिंग चिप्स को इकट्ठा करने, डी लेपिंग प्लेट को डिस्टॉर्शन रोकने। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा लेपिंग प्लेट को लेपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए। 166 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जिग होता है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए प्लेट जिग, बी लैच जिग,
सी बॉक्स जिग और डी है ट्रूनियन जिग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्लेट जिग, जिसमें कि बेस प्लेट नहीं होती है। 167 क्वेश्चन दिया है, जो कि बेसिकली लिया गया है हेक्सा फ्रेम या हेक्सा ब्लेड से। तो हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है, देखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मगर यह क्वेश्चन जो होगा ये आपके लिए 2 नंबर का आएगा, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दिया है ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दोनों पिन होल्स की सेंटर से सेंटर दूरी तक, दोनों पिन होल्स के अंदरूनी सिरों तक, और डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे हेक्सा ब्लेड जो होती है कुछ इस तरह से होती है, और ये यहाँ पर इसके पिन होल होते हैं। तो इसका जो साइज होता है, टोटल साइज होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया जाता है, यानी कि ये 2 रिटेनिंग होल से लेकर के दूसरे रिटेनिंग होल के बीच की दूरी, तो ये इसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, दोनों पिन होल के सेंटर से सेंटर की दूरी। स्टूडेंट, कई बार आप लोगों से गलतियां हो जाती, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। वाइस जो होती है अलग अलग पार्टों में बनी होती है, और उन पार्टों का मटेरियल भी अलग अलग होता है। जैसे कि वाइस की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। वाइस के जो जॉ प्लेट्स होते हैं वो टूल स्टील के बने होते हैं। वाइस का स्पिंडल एंड हैंडल जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। वही पूछा जा रहा है कि वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है, तो वाइस का जो बॉक्स नट होता है वो कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है, जो कि माइल्ड स्टील का, या कास्ट स्टील, या गन मेटल, या डी एलॉय स्टील। तो ये बना होता है गन मेटल का। 2 मटेरियल से बना होता है, गन मेटल, और दूसरा जो मेटल होता है वो फास्फर ब्रॉन्ज होता है। यदि आपको गन मेटल नहीं दिया है तो आपको फास्फर ब्रॉन्ज पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेंट के लिए सॉल्युबल ऑयल और पानी का अनुपात होता है। कूलेंट, अभी हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें स्नेहक की बात किए थे, लुब्रिकेशन। ठीक, तो लुब्रिकेशन क्या होता है? एक प्रकार से घर्षण से बचाना। मगर कूलेंट में क्या करते हैं हम? जब किसी भी टूल के द्वारा कोई भी प्रक्रिया की जाती है, जैसे कि ड्रिल के द्वारा हमें ड्रिल करना है किसी भी जॉब में, तो उस समय जो कूलेंट के रूप में आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, साधारण पानी का, मगर वो पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? वो इसीलिए क्योंकि पानी के द्वारा पार्ट में रस्ट आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए कूलेंट में सॉल्युबल ऑयल और पानी का जो अनुपात होता है वह होता है 1:20। क्या होता है? 1:20, यानी कि 1 भाग तेल होगा और 20 भाग पानी रखा जाता है, जो कि दूधिया रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है? मान लो ये ग्राइंडर है, अब इस ग्राइंडर में आपको ड्रिल करना है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल पूछा जा रहा है जिससे कि चेंज नहीं होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये इस तरह से, ये सामने का जो एंगल होगा ये पॉइंट एंगल होगा, ठीक है। पीछे जो होगा ये रेक एंगल हो जाएगा, और ये जो बना हुआ है ये रेक एंगल होगा, सॉरी हेलिक्स एंगल होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा एंगल चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन दिया है कटिंग एंगल, बी हेलिक्स एंगल, सी लीप क्लियरेंस एंगल, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हेलिक्स एंगल होता है ड्रिल का वह कभी चेंज नहीं होता। राइट आंसर होगा हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। ब्रास एक प्रकार का है, ब्रास जिसे हम पीतल भी कहते हैं, ब्रास को हम पीतल भी कहते हैं। और पीतल किसका मिश्रण होता है?
कॉपर Cu+Zn, कॉपर प्लस जिंक, यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तो यह क्या होगा, फेरस मेटल होगा, नॉन फेरस मेटल, फेरस एलॉय या नॉन फेरस एलॉय। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, नॉन फेरस एलॉय। पीतल जो है कैसा एलॉय है, नॉन फेरस, यानी कि अलौह मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। यदि हैमर में हैंडल लूज फिट है तब, यदि हैमर में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि हैमर में हैंडल लूज फिट है तब हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। बी, हैमर झटकों को सहन कर सकता है। सी, हैमर पर स्विंग अधिक होगी। और डी, हैमर को अधिक लीवरेज मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर मिल रहा है वह बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 173। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्राई स्क्वायर होगा, जिससे कि हम किसी भी जॉब की समतलता और 90 अंश का कोण चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड खालिस्तान के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है। आंसर दिया है, ऑप्शन है सेंट्रलेथ, बी थ्रेड रोलर्स, सी टेप सेट और डी डाई स्टॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थ्रेड रोलर्स। क्वेश्चन नंबर 175 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्लेन कार्बन स्टील, बी रॉट आयरन, सी पिग आयरन और डी कास्ट आयरन। तो रॉट आयरन एक ऐसा आयरन होता है जो कि सबसे शुद्धतम लोहा होता है। क्या कभी कभी पूछा जाता है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होगा, रॉट आयरन। क्या होगा, रॉट आयरन, जिसे हम पिटवा लोहा भी कहते हैं। कौन सा लोहा, पिटवा लोहा कहते हैं। और इसमें लोहे की मात्रा होती है 99.9%, जिसमें कार्बन 0.1% तक होता है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप